Good morning, everyone. Welcome to Macroeconomics Class 12, Chapter number 5, Money. We are doing beta Unit 2, Money and Banking in Macroeconomics, and the first chapter of this unit is Money. If we follow the continuation of the numbers of the chapters, so money is having on fifth number, but if we're talking about the unit wise, then it is the first chapter of its unit, Money and Banking. तो बेटा हम लास्ट क्लास में जो था मनी में हमने क्या पढ़ा था, हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ ली थी बेटा मनी की। होप क्लियर थी, सभी को समझ आ गई थी। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दो डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी, डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, दैट इज फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, एंड दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। व्हाट इज लीगल डेफिनेशन? मनी इज एनीथिंग विच लॉ सेज इट इज। जो भी कानून कह देगा हम उसे मनी मान लेंगे। दो तरह की होती है, वो फिएट मनी होती है और फिड्यूशियरी मनी होती है। फिएट दैट इज लीगल टेंडर मनी, हमारे कॉइन्स और करेंसी नोट। फिड्यूशियरी मनी दैट इज नॉन लीगल टेंडर मनी। नॉन लीगल टेंडर मनी मतलब मनी एग्जिस्ट just because of the trust between the parties. Actually, no one is bound to accept the money to it. फिएट मनी बेटा दो तरह की होती है, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब था एक लिमिट तक आप जो यूज कर सकते हो पेमेंट के लिए, दैट वाज कॉइंस, एंड अनलिमिटेड वाज करेंसी नोट। तो मूविंग अहेड, आगे चलते हुए बेटा थर्ड डेफिनेशन वी हैव डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। तो थर्ड वी हैव डेफिनेशन ऑफ मनी on the basis of liquidity. What is liquidity? Liquidity आपको पहले बताया था, liquidity means how readily it is converted into cash. कितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो सकती है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है how readily it is being converted into cash, कितनी जल्दी वो चीज कैश में कन्वर्ट हो सकती है। तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड डेफिनेशन ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के बेसिस पर हम मनी की डेफिनेशन बताएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी दो तरह की मनी डिवाइड हो जाएगी। इस डेफिनेशन के बेसिस पर हम मनी को दो पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे, मनी एंड नियर मनी। फर्स्ट इज मनी एंड द सेकेंड वन इज नियर मनी। मनी जो ऑलरेडी मनी ही है, नियर मनी जो मनी के कुछ आसपास है। तो व्हाट इज मनी? विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जिसे हर कोई जनरली एक्सेप्ट कर ले, इजिली एक्सेप्ट कर ले, मनी वो है। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इट इज कैश। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द कैश। कैश की बात करें, कैश हर कोई इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। इट इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म। कैश खुद ही अपने आप में लिक्विड फॉर्म है, ज्यादा लिक्विड कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी कैश की ही फॉर्म में है। और लिक्विडिटी हम मेजर करते हैं हाउ रेडिली इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कैश, कितनी जल्दी हम इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैश तो बेटा ऑलरेडी कैश की ही फॉर्म में है, तो ये सबसे ज्यादा लिक्विड है। क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके? हमारे कॉइन्स, करेंसी नोट। तो कॉइन्स और करेंसी नोट हमारे पास कैश में ही अवेलेबल है। नेक्स्ट इज नियर मनी। व्हाट इज नियर मनी? नियर मनी इज समथिंग विच इज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। जो मनी का क्लोज सब्स्टिट्यूट है, मतलब बिल्कुल मनी के जैसा ही है। तो नियर मनी को हम कहेंगे अ क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। मनी का क्लोज सब्स्टिट्यूट बिल्कुल मनी जैसा है। इट इज ऑल्सो easily converted into cash।
इसे भी कैश में बेटा बहुत इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। नियर मनी मतलब मनी का ही सब्स्टिट्यूट है, तो इसे भी कैश में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। इसे कैश में कन्वर्ट करने के लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस डिफरेंस ये है, मनी में ऑलरेडी वो कैश की फॉर्म में था, इसे हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। इट इज हाईली लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्म में है, बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, बट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर पेमेंट। जिस फॉर्म में ये हमारे पास बेटा अवेलेबल होता है, हम उस फॉर्म में पेमेंट नहीं कर सकते इससे, इसे हमें कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हाईली लिक्विड फॉर्म है। हाईली लिक्विड फॉर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसे जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो इसीलिए इसे हमने हाईली लिक्विड कहा है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बेटा आपका? गोल्ड, शेयर एटसेट्रा। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं इसके नियर मनी के। तो व्हाट इज नियर मनी? नियर मनी इज द क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। नियर मनी जो है बेटा वो मनी का क्लोज सब्स्टिट्यूट है, मतलब बिल्कुल मनी के जैसा ही है। मनी में हमने कहा था बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द कैश। सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म तो कैश ही है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में होता है। लिक्विडिटी हम मेजर करते हैं हाउ रेडली इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कैश, इसे कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कैश ऑलरेडी बेटा कैश की ही फॉर्म में होता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म है। और क्या एग्जांपल्स है इसके? कॉइन्स या करेंसी नोट्स, ये हमारे कैश की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। नियर मनी से नाम से ही पता चल रहा है कुछ मनी के जैसा, तो हमने कह दिया ये मनी का क्लोज सब्स्टिट्यूट है, बिल्कुल मनी के जैसा ही है। इसे भी कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, बस डिफरेंस ये ऑलरेडी कैश में होता है और ये कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म है, पर ये हाईली लिक्विड है, इसे बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर देंगे। पर जिस फॉर्म में ये हमारे पास अवेलेबल होता है, हम उस फॉर्म से किसी भी चीज की पेमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसी क्या हो सकती है? गोल्ड, गोल्ड जब चाहे हम बेचकर पैसा ला सकते हैं, शेयर जब चाहे बेचकर पैसा आ सकता है। पर हम किसी को अगर हमें पेमेंट करनी है तो हम गोल्ड में शेयर्स की फॉर्म में उसे पेमेंट नहीं कर पाते या नहीं कर सकते। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। बस लिक्विडिटी का मतलब ध्यान में रखेंगे, हमारे अकाउंट्स वाले बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे। लिक्विडिटी का मतलब, कि लिक्विडिटी का मतलब यही होता है कैश में कन्वर्ट करना या कैश में कन्वर्जन करना। तो लिक्विडिटी के बेसिस पर बेटा मनी दो तरह की होती है, या तो मनी या नियर मनी। जो मनी के जैसा है, जो मनी का क्लोज सब्स्टिट्यूट है, वो भी एक तरह से मनी ही है, क्योंकि हम उसे बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं इसलिए। Moving ahead, students, fourth and last definition we have definition of money on the basis of scope. मनी की डेफिनेशन देखेंगे बेटा, डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, स्कोप के बेसिस पर कि मनी का स्कोप क्या है, मनी का एरिया क्या है। तो स्कोप या तो बेटा नैरो हो सकता है या ब्रॉड हो सकता है। तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा अगेन फिर से। नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी मतलब मनी की छोटी डेफिनेशन जिसमें मनी का कम कंसेप्ट इंक्लूड होगा, या ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी जिसमें मनी का ज्यादा कॉन्सेप्ट इंक्लूड होगा, ब्रॉड डेफिनेशन दैट इज। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, स्कोप दो तरह का हो सकता है बेटा, नैरो स्कोप और ब्रॉड स्कोप। नैरो स्कोप का मतलब क्या है? छोटा एरिया। ब्रॉड स्कोप का मतलब है बड़ा एरिया। तो मनी का एरिया ऐसा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द स्कोप। तो वी हैव क्लासिफाइड द मनी ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, that is narrow scope या narrow definition of money, and the other one is broad scope or broad definition of money. What is narrow definition of money? Money is anything which is generally accepted.
मनी वो है जो हर कोई जनरली एक्सेप्ट कर ले, इजिली एक्सेप्ट कर ले। तो अकॉर्डिंग टू इट मनी M इज इक्वल्स टू C प्लस DD। तो नैरो डेफिनेशन इंक्लूड्स M is equals to C plus DD। here M is equals to money, C is equals to currency held by public, and DD means demand deposit। What is this? M is money। M का मतलब क्या है बेटा? मनी। मनी निकाल रहे हैं C। C means currency held by public। पब्लिक यानी हम सब के पास कितना पैसा अवेलेबल है। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, हमारे पास कितना पैसा है। एंड द थर्ड वन इज DD। DD इज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं बेटा? हमारे सभी के वो डिपॉजिट जो हमने बैंक में किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा किया है या डिपॉजिट किया है, बट द डिपॉजिट्स आर रीपेबल ऑन डिमांड। पर ये डिपॉजिट्स ऐसे होते हैं जो रीपेबल ऑन डिमांड। रीपेबल ऑन डिमांड का मतलब क्या है? जब हम चाहें अपने डिपॉजिट वहां से निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज डिपॉजिट्स आर नेम्ड एज डिमांड डिपॉजिट। इसलिए इन डिपॉजिट्स का नाम होता है बेटा डिमांड डिपॉजिट। इसे डिमांड डिपॉजिट इसलिए कहा जाता है बिकॉज दीज डिपॉजिट्स आर रीपेबल ऑन डिमांड। इन डिपॉजिट को जब चाहे हम विड्रू कर सकते हैं, मतलब जब हमें जरूरत है हम बैंक से जाकर या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जाकर अपने डिपॉजिट्स विड्रू कर सकते हैं, अपना पैसा वापस लेकर आ सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। तो ध्यान रखेंगे बेटा डेफिनेशन डिमांड डिपॉजिट्स की। डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स व्हिच आर रीपेबल बाय द बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन डिमांड। जब चाहे हम वापस कर सकते हैं, ले सकते हैं अपना पैसा, या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारा पैसा जब चाहे वापस दे देगा। देन ब्रॉड डेफिनेशन। ब्रॉड डेफिनेशन का मतलब क्या है? कुछ बड़ी। तो इन्होंने नैरो डेफिनेशन में कहा करेंसी जो लोगों के पास है और उनका जो पैसा बैंक्स के पास है जिसे वो जब चाहे निकाल सकते हैं। तो ब्रॉड डेफिनेशन में कहा इन्होंने मनी इज एनीथिंग द वैल्यू ऑफ विच कैन बी स्टोर्ड। ये कह रहे हैं ब्रॉड डेफिनेशन का मतलब ये होगा तुम उसकी वैल्यू को अगर स्टोर भी कर सकते हो तो इसके अकॉर्डिंग वो मनी है। जनरली एक्सेप्टेबल तो है, हर कोई से इजीली एक्सेप्ट तो करेगा, बट उसके साथ साथ तुम उसकी वैल्यू को स्टोर भी करो। अगर उसकी वैल्यू स्टोर हो सकती है तो देन इट इज इंक्लूडेड इन द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी। तो यहां हम कहेंगे M इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस SD प्लस TD। व्हाट इज दिस? M is equals to money, C is equals to currency held by public। कितना पैसा हमारे पास है? DD डिमांड डिपॉजिट कितना पैसा हमारा ऐसा डिपॉजिट है जो जब चाहे हम निकाल सकते हैं। देन SD सेविंग डिपॉजिट। व्हाट इज सेविंग डिपॉजिट? जो पैसा हमने सेव किया हुआ है सेविंग अकाउंट्स में जो हमारा पैसा है। एंड TD रेफर्स टू बेटा टाइम डिपॉजिट। व्हाट आर टाइम डिपॉजिट? टाइम डिपॉजिट क्या होते हैं? टाइम डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट विच आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड, जिन्हें हमने फिक्स टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट कर दिया है। द अमाउंट इज नॉट अवेलेबल टू बी विड्रॉन। द अमाउंट कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए हमने उसे जमा कर दिया उससे पहले हम उसे विड्रू नहीं कर सकते। तो ये है हमारे चार तरह के डिपॉजिट, C, DD, SD और TD। C का मतलब है बेटा करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। हम लोगों के पास जितना पैसा अवेलेबल है, जो हमारे पास करेंसी है हमारी। DD डिमांड डिपॉजिट, जो हमने सपोज करंट अकाउंट में जमा कर दिए, जब चाहे हम निकाल सकते हैं। SD सेविंग डिपॉजिट, जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है उसमें सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं, जो पैसा हमने सेव किया वो सेविंग डिपॉजिट्स में होगा। एंड TD का मतलब क्या है? कुछ पैसा ऐसा भी हो सकता है जो मैंने एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए स्टोर कर दिया, फिक्स टाइम पीरियड के लिए सेव करके छोड़ दिया। सेविंग डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स में बेटा यही डिफरेंस है। सेविंग आपने कर दी, उसे आप जब चाहो निकाल सकते हो एक तरह से, बट टाइम डिपॉजिट एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए होता है। उससे पहले जितने टाइम पीरियड के लिए आपने वो पैसा जमा किया है उससे पहले आप उसे विड्रू नहीं कर सकते।
You cannot withdraw the amount before the expiry of such specified time period. उतने टाइम पीरियड से पहले आप उसे विड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो इन्होंने यही कहा है ब्रॉड डेफिनेशन में कि ब्रॉड डेफिनेशन मनी की कहती है जिसकी वैल्यू को अगर तुम स्टोर कर सको, द वैल्यू ऑफ विच कैन बी स्टोर्ड, अगर तुम उसकी वैल्यू को स्टोर कर पा रहे हो तो वो तुम्हारी मनी है। तो स्टोर कैसे कर सकते हैं? या तो सेविंग डिपॉजिट के थ्रू कर सकते हैं, टाइम डिपॉजिट के थ्रू कर सकते हैं। तो नैरो डेफिनेशन में ही दो कॉन्सेप्ट और जुड़ गए हमारे स्टोरेज वाले। तो सेविंग डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड इन द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी। So the broad definition of money includes M is equals to C plus DD plus SD plus TD. Here M refers to money, C refers to currency held by public, DD refers to demand deposit, SD refers to saving deposit, and TD refers to time deposit. So that's the fourth definition of money, which states the definition on the basis of the scope of money. Money की scope के basis पर। Moving ahead, students, next we have classification of मनी। मनी का क्लासिफिकेशन देखते हैं बेटा, जो हमने इससे पहले पढ़ा था वो डेफिनेशन थी मनी की। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। मनी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। मनी को बेटा हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी में और क्रेडिट मनी में। व्हाट इज फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी? अगर बेटा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें इसे तो दैट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड। पहले अर्लियर टाइम्स में क्या होता था बेटा, पहले जमाने में क्या होता था, जो हमारे पास कॉइन्स होते थे, जो कॉइन्स होते थे उस टाइम पर वो गोल्ड और सिल्वर के में होते थे उस टाइम पर जनरली। तो जो सिल्वर के कॉइन्स हम ज्यादातर यूज करते थे, तो जितनी वैल्यू का उस पर मेटल लगा होता था, जितनी वैल्यू की सिल्वर होता था, एक्चुअली उस कॉइन की उतनी ही वैल्यू होती थी। सपोज 1 रुपी कॉइन, 1 रुपए का सिक्का उस टाइम पर अगर चांदी का होता था, सिल्वर का होता था, तो मार्केट में उसकी वैल्यू 1 रुपी, 1 रुपए में चलेगा। बट उस 1 रुपए की कॉइन की वैल्यू अगर एक्चुअल उसकी वैल्यू देखें तो उसके अंदर 1 रुपए की चांदी भी यूज हुई भी होती थी, उसके अंदर 1 रुपी का सिल्वर भी यूज होता था, मतलब मेटल की वैल्यू। आज अगर बेटा देखें तो हमारे पास जो करेंसी नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, सपोज हमारे पास 2000 का नोट है, हमारे पास जो 2000 का नोट्स है, that is proclaimed by the law that this is the currency note which is used for the money value of rupees 2000, 2000 रुपए के लिए यूज होगा। बट अगर कल को फिर से डिमोनेटाइजेशन हो जाए और गवर्नमेंट या लॉ उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दे, उसे मना कर दे कि अभी मनी की फॉर्म में नहीं है, तो क्या वो 2000 रुपए का बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे। बाय द एक्शन इफ द गवर्नमेंट प्रोहिबिट्स इट, अगर गवर्नमेंट ने उसे मना कर दिया तो द रुपी नोट ऑफ रुपीज 2000 इज जस्ट सिंपली अ पीस ऑफ पेपर, वो एक सिंपल कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा, जो एक्चुअल में हुआ भी था। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर बेटा क्या हुआ था? डीमोनेटाइजेशन में यही हुआ था कि जब गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर दिए थे, बंद कर दिए थे 500 और 1000 रुपीज के नोट, तो उस टाइम पर उनकी जो एक्चुअल कॉमोडिटी वैल्यू थी, मतलब जिस पेपर से वो बने हुए थे, क्या उस पेपर की वैल्यू 500 और 1000 रुपए है? नहीं। गवर्नमेंट के बंद करने से, लॉ के बंद करने से क्या हुआ, वो 500 और 1000 रुपए का नोट सिर्फ एक हमारे लिए कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। तो दैट इज द डिफरेंस फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी इज द मनी द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द कॉमोडिटी वैल्यू इज इक्वल, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू इक्वल होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है? मार्केट में जिस वैल्यू पर वो चल रहा है। कॉमोडिटी वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पर वो बना हुआ है या जितनी वैल्यू उसकी कॉमोडिटी उसके अंदर यूज हुई है। तो फुल बॉडीड मनी इज द मनी whose money value is equal to its
इंट्रिंसिक वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू। जिसकी मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है बेटा कॉमोडिटी वैल्यू, उसकी एक्चुअल कॉमोडिटी की वैल्यू क्या है, जिस कॉमोडिटी से वो मनी बनी हुई है उस कॉमोडिटी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, और मनी वैल्यू क्या है, मतलब मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है। तो एग्जांपल क्या हो सकता है, कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर। जब हमारे पास पहले सिल्वर के कॉइन्स होते थे, कब होते थे कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। पुराने टाइम पर जो हमारे पास सिल्वर के कॉइन्स होते थे, एक्चुअली उनकी जो मनी वैल्यू होती थी, मार्केट में जितनी वैल्यू पर वो चलते थे उतनी वैल्यू की उसके अंदर कॉमोडिटी भी यूज होती थी, कि अगर कल को मना हो जाए कि ये कॉइन्स नहीं चलेंगे या अब ये मनी के फॉर्म में वर्क नहीं करेंगे, तो उस कॉमोडिटी की वैल्यू भी उतनी होती थी जितनी जिससे वो बने होते थे, कि अगर उन्हें वैसे ही नॉर्मल भी बेचा जाए तो उतनी वैल्यू उनकी आ जाती थी। नेक्स्ट इज क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब क्या है, मनी वैल्यू is more than its intrinsic value or commodity value। मनी वैल्यू इज मोर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू, उसकी मनी वैल्यू ज्यादा है। जैसे हमारे करेंसी नोट, एग्जांपल करेंसी नोट्स, जो हमारा 2000 का नोट है उसकी मनी वैल्यू 2000 है, बट अगर गवर्नमेंट उसे मना कर दे, लॉ मना कर दे कि अब ये नोट नहीं चलेगा, फिर बंद होगा नोट चलने, तो कल को वो नोट हम 2000 रुपए का 1 रुपए का भी नहीं बेच पाएंगे। क्यों? एज इट जस्ट बिकम्स अ सिंपली अ पीस ऑफ पेपर, क्योंकि वो कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा, उसके अंदर 2000 रुपए की कॉमोडिटी यूज नहीं हुई है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे वो 2000 रुपए का बिक जाएगा। तो दैट इज क्रेडिट मनी। तो यही है क्लासिफिकेशन मनी का। फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है वो मनी की फॉर्म जिसकी मनी वैल्यू और उसकी कॉमोडिटी वैल्यू इक्वल होती है। क्रेडिट मनी का मतलब क्या है, वो मनी की फॉर्म जिसकी मनी वैल्यू ज्यादा है उसकी कॉमोडिटी वैल्यू से। मार्केट में तो मनी वैल्यू उसकी ज्यादा है, बट एक्चुअल उसके अंदर उतने अमाउंट की कॉमोडिटी यूज नहीं हुई है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। Next topic is money supply. What is money supply? Money supply refers to the total volume of money held by the public. Total volume of money held by the public at a particular point of time, किसी भी टाइम पीरियड पर in an economy. So money supply refers to the total volume of money held by the public at a particular point of time in an economy. एक किसी भी इकोनॉमी में टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, मनी की टोटल वैल्यू, टोटल वॉल्यूम कितनी मनी है विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक, लोगों के पास कितना पैसा अवेलेबल है किसी भी टाइम पीरियड पर एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी देख सकते हैं, तो दैट इज मनी सप्लाई। लोगों के पास कितना पैसा किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर अवेलेबल है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, दैट इज मनी सप्लाई। एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी टाइम पीरियड पर देख सकते हो, तो इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगर बेटा ये नेशनल इनकम याद हो तो वहां पे आपने दो चीजें पढ़ी थी, स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक वो वेरिएबल होता है जो कभी भी मेजर किया जा सकता है, फ्लो वेरिएबल वो होता है जिसे आप एक टाइम पीरियड के बाद ही मेजर कर सकते हो। तो मनी सप्लाई द स्टॉक कॉन्सेप्ट, मनी स्टॉक कॉन्सेप्ट है, आप कभी भी मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास इकोनॉमी में कितना पैसा अवेलेबल है लोगों के पास। इसके लिए जरूरी नहीं है कि एक टाइम पीरियड के बाद ही मेजर होगा, नहीं, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मनी सप्लाई कैन बी मेजर्ड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पीरियड पर आप इसे मेजर कर सकते हो। तो ध्यान रखेंगे हमेशा बेटा स्टॉक कॉन्सेप्ट, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज जनरली आस्क्ड, ज्यादातर पूछा जाता है। मनी सप्लाई इज
अ टाइप ऑफ विच कॉन्सेप्ट, किस तरह का कॉन्सेप्ट है, स्टॉक या फ्लो? तो स्टॉक। क्यों? क्योंकि इसे हम कभी भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के कंपोनेंट, जब हमने बेटा ऊपर ये बात कह दी कि मनी सप्लाई का मतलब है वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, लोगों के पास कितना पैसा अवेलेबल है, तो मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या होंगे? तो मनी सप्लाई कंपोनेंट्स होंगे M इज इक्वल टू सी प्लस डी डी, जो आपने पहले भी पढ़ा था। कहां पढ़ा है सी प्लस डी डी? नैरो मनी के कॉन्सेप्ट में, जब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप ऑफ मनी, मनी के स्कोप में, तो हमने क्लासिफिकेशन किया था मनी को दो पार्ट में, नैरो डेफिनेशन और ब्रॉड डेफिनेशन। तो नैरो डेफिनेशन में आपने पढ़ा था मनी विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो एम इज इक्वल टू सी प्लस डी डी। तो हमेशा ध्यान रखोगे बेटा मनी के कॉम्पोनेंट्स, मनी सप्लाई के दो ही कॉम्पोनेंट्स होते हैं, सी डेट इज करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक के पास कितना पैसा है, DD that is demand deposit। Another one is high powered money। What is high powered money? High powered money is equals to, high powered को डिनोट कर रहे हैं H से, H is equals to C plus R। H is equals to C plus R। H का मतलब है बेटा यहाँ पर हाई पावर्ड मनी, C का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, और R का मतलब है रिजर्व विद बैंक, बैंक के पास जो हमारा रिजर्व है, जो पैसा बैंक के पास है। तो H इज हाई पावर्ड मनी, C इज करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, और R मीन्स रिजर्व विद बैंक, बैंक ने जो रिजर्व मेंटेन किए हुए हैं वो। तो डेट इज हाई पावर्ड मनी। तो ध्यान रखेंगे हाई पावर्ड मनी इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू C प्लस R। C का मतलब वही है बेटा सेम, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, और R का मतलब है रिजर्व विद बैंक, बैंक के पास कितना रिजर्व है। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कैसे कैलकुलेट करते हो, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कंफ्यूज मत होना मेजर्स और कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स अलग है, मनी सप्लाई के मेजर्स अलग है। मनी सप्लाई के मेजर मतलब उसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो वी हैव 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M1, M2, M3 एंड M4। बस मेनली डिटेल हमारा M1 ही है, M2, M3, M4 ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, मेन M1 है। तो क्या है देखो बेटा, M1 is equals to C plus DD plus OD। M1 किसके इक्वल है, C plus DD plus OD। C का मतलब सबको पता है, C is equals to करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, DD का मतलब सबको पता है डिमांड डिपॉजिट, और OD का मतलब है अदर डिपॉजिट, and OD is other deposit। तो M1 is equals to C plus DD plus OD। then M2 is equals to M1, यानी ये सारा पूरा प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट सेविंग बैंक। पोस्ट सेविंग बैंक में जो भी हमारे सेविंग डिपॉजिट्स हैं, अगर वो आप M1 में जोड़